अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारियम मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पिंकी केस में बड़ी पेशरफ्त हो रही है। प्रोग्राम के पहले से में इस केस से जुड़ी मजीद डिटेल्स का हम जायजा लेंगे और उसके बाद हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे बदलते हुए आलमी तवाज़न की जानिब, जहां पर चीन के अंदर मुलाकात हो रही है अमरीकी सदर की चीनी सदर से। इसके ओवरऑल जो ग्लोबल तवाज़न उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। आखिर में महंगे पेट्रोल का मुतबादिल अब क्या है। जिस तरह लोग सोलर पे कन्वर्ट हुए, हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर कन्वर्ट होने का वक्त भी आ चुका है। प्रोग्राम के आखिरी में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। इस हफ्ते पीर से हमने देखा कि अनमोल पिंकी नामी एक कैरेक्टर मुल्की मीडिया के होराइजन के ऊपर जलवागर होता है और उसके बाद जिस तरीके से पिंकी गुफ्तगू करती हैं, जिस तरीके से वो इस केस के अंदर जिस चाल ढाल से, जिस रंग ढंग से अपना कंडक्ट करती है, उसने सबकी तवज्जो उनकी जानिब अपनी खींच ली है। आज की जो डिटेल्स हैं उसको हम आगे बढ़ने से पहले जरा पूरे हफ्ते इस केस में क्या पेशरफ्त हुई एक झलक आपको दिखाते हैं। Hi friends, I'm Pinky. अनमोल उर्फ पिंकी एक ड्रग कार्टेल है जो पूरे पाकिस्तान की एलीट क्लास को जहर बेचती थी। 2014 से इसका काम हो रहा है। कराची में 2018 से इसने ये काम शुरू किया। यहाँ पे वो रडार में आई तो फिर वो लाहौर शिफ्ट हो जाती है और 869 टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं। सिर्फ 132 कराची के हैं। सिर्फ एक अकाउंट जो हमें मिला है 1.5 साल का 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई। जब उसकी कोर्ट में अपीयरेंस होती है उस वक्त ARY ने पॉजिटिवली से लूंगा कि मैटर हाईलाइट हो। पिंकी ने चैलेंज किया था, कितनी कॉन्फिडेंट है कि मुझे कोई नहीं पकड़। मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। आप लोगों की अकल ही घुटनों में। आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा, आप उठा लो अगर उठा सकते। पिंकी का ये एतमाद, उसके लहजे के अंदर जो कॉन्फिडेंस था और जिस तरीके से वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कह रही थी कि आपको मेरे सामने झुकना पड़ेगा, इसने इस केस को मजीद दिलचस्प बना दिया। जितने मुंह उतनी बातें, उतनी चहमगोइयां। क्या पिंकी के हाथ बहुत ही लंबे हैं? क्या वो बहुत ही बाअसर अफराद से ताल्लुक रखती है? क्या उनका सियासी बैकग्राउंड है? और किन किन मशहूर लोगों के साथ पिंकी के ताल्लुक आते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस केस को लेकर मुख्तलिफ आरा सामने आए, लेकिन कुछ फैक्ट्स को ओपिनियन से अलहदा करते हैं। अभी तक इस केस में पेशरफ्त हुई क्या है आपको बताते हैं। कुछ इंकशाफात जो अभी तक पिंकी ने किए हैं। आज तक की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक गिरफ्तार मुबैना ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात करते हुए ये दावा किया है कि पिंकी से जो 700 से 800 अफराद कोकीन खरीदते थे, उसके 100 से 150 मुस्तकिल कोकीन खरीदार थे, जिनमें शोबिस शख्सियात हैं, सियासी हलकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी का 6 रुकनी गैंग है, कराची के पौश इलाके और तालीमी इदारों में सरगर्म था और मुख्तलिफ तरीकों से मनशियात की सप्लाई की जाती थी। तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है और अब अहम गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजमा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मनशियात रखवाती थी, जो रकम मौसूल होने के सिर्फ 10 मिनट बाद कस्टमर तक पहुंचाई जाती थी। कस्टमर को लाइव लोकेशन और मनशियात की तस्वीर भी भेजी जाती थी। मजीद बरा बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद से मुतालिक तफसीलात भी कुछ मंजर यहाँ पे आई हैं, जिसमें 500 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल बैंक स्टेटमेंट्स शामिल हैं। आज हम देख रहे हैं कि पिंकी की बॉडी लैंग्वेज में काफी तब्दीली आई है। कुछ उन्होंने ये भी इल्जामात लगाए हैं कि उनसे जो ये लिया जा रहा है कन्फेशन, उनसे जो बयानात लिए जा रहे हैं उस पर दबाव डाला जा रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि भाई तहरीक इंसाफ में बनी गाला से ताल्लुक जोड़ने का भी दबाव डाला जा रहा है। लेकिन ये क्या पाकिस्तान का अनोखा ड्रग स्कैंडल है? क्या इसको इतनी हाई प्रोफाइल केस क्यों बनाया जा रहा है? इस पर भी लोग शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। तो ये ना अनोखा है, ना ये वाहिद हाई प्रोफाइल केस है। इससे पहले आपको हम याद कराते हैं 2025 में रमकान केस भी मंजर आम पे आया था और उसमें किसी भी ड्रग डीलर की जेंडर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्राइम ऐसा है, बच्चों के मुस्तकबिल से ये जुड़ा हुआ है। वालिदैन को तशवीश होती है कि इतनी आसानी से कैसे ड्रग्स बच्चों तक पहुंच रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं। जो अरमगान केस है इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से ज़ाहिर ये शुरू हुआ था और कराची में गिरफ्तार जो कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी हैं और अरमगान केस की जो तहकीकात के दौरान दोनों मुकदमात में कुछ सिमिलैरिटीज भी सामने आई हैं। क्विकली हम आपको वो दिखाना चाहते हैं कि वो सिमिलैरिटीज क्या हैं। दोनों केसेस में बैरून मुल्क मनशियात नेटवर्क से रवाबित के शवाहिद मिले हैं, जबकि इंपोर्टेड मनशियात जो है इस्तेमाल और फरोग से मुतालिक भी
अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पिंकी की क्लाइंट्स में ज्यादातर कोकेन इस्तेमाल करने वाले अफराद शामिल थे, जबकि उसके सबसे ज्यादा क्लाइंट्स इस कोकेन के थे जो वो खुद तैयार करती थी और उसकी तैयार करदा कोकेन की मार्केट में बहुत ज्यादा मांग भी थी। तहकीकात के मुताबिक इससे कबल गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान अरमगान और शिराज ने भी दौरान तफ्तीश एतराफ किया था कि वो बैरून मुल्क से महंगी और इम्पोर्टेड मनशियात मंगवाकर शहर के बड़े हलकों में सप्लाई किया करते थे। अरमगान के साथ वीड के साथ साथ इम्पोर्टेड मनशियात भी इस्तेमाल करता था, जबकि पिंकी भी कोकेन के साथ इम्पोर्टेड मनशियात इस्तेमाल करती है। पिंकी और अरमगान दोनों का टारगेट जो है वो एलीट क्लास था। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि मनशियात किस रास्ते से पाकिस्तान लाई जा रही हैं और इस आलमी कार्टेल में मजीद कौन कौन से बासर अफराद शामिल हैं। हमने देखा कि जब अरमगान का केस सामने आया तब भी उसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और आपने उनको खबरों में देखा, प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स में देखा और ख्याल ये था कि जब इतना पब्लिक प्रेशर बनेगा तो एटलीस्ट अरमगान का केस, क्योंकि उसमें एक और घनौना एंगल भी था, इसको मंजरे आम पे आने के बाद किसी न किसी साइड पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये केस सामने आता है 8 फरवरी 2025 को, जब उसकी गिरफ्तारी भी जाहिर की जाती है और आज तकरीबन 1.25 साल होने को है अरमगान केस के। कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। क्या उस जो ड्रग बेचने वाला शख्स था, ड्रग सप्लाई करने वाला शख्स था, उसकी क्लाइंट लिस्ट क्या थी, क्या उससे वो जो तमाम तहकीकात हुई उसके बाद किसी को सजा दी गई, ये सारी मामलात वो हैं जो दे आर स्टिल हैंगिंग इन द एयर। इसमें कोई भी अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो क्या पिंकी के केस का भी मोर और लेस यही अंजाम होगा? शुरू में जब मीडिया की तवज्जो होगी और उसके बारे में बातचीत होगी, लेकिन जैसे ही इधर उधर मामला चला जाएगा, मजीद खबरें न्यूज साइकिल का हिस्सा बनेगी, पब्लिक प्रेशर जो है वो थोड़ा सा पीछे हटेगा, तो हम पिंकी के इशू को भी अरमगान के केस की तरह फिजल आउट होता देखेंगे। बहुत सारे सवाल आते हैं। जरा अरमगान केस का भी कहां तक डेवलपमेंट हुई उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में नजीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फारूक समी हमारे साथ मौजूद है। दोनों ने अरमगान केस को भी क्लोजली फॉलो किया, इस केस को भी क्लोजली फॉलो करे। फारूक, आपसे आगाज करते हैं। आज कुछ जो 2-3 बड़ी बातें आई हैं। एक तो पिंकी ने यह भी कहा गुफ्तगू करते हुए कि भी उस पर दबाव है कि भाई एक मखसूस किस्म का बयान देना है। ये जरा बताइए कि अभी तक अहम क्या डिटेल्स हमारे सामने क्या है, फैक्ट क्या है, स्पेकुलेशन क्या है और सोशल मीडिया के ऊपर र्यूमर क्या है, जरा इसमें फर्क हमें कर दीजिए। अच्छा मारिया, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि 2 चीज़ें जो आपने भी अरमगान और उसकी मुमासलत की, तो अरमगान और अनमोल के केस में एक और एक बड़ी बात मिलती भी है और वो मिलती भी ये है कि दोनों का रवैया एक है, दोनों की तरीक़ेकार एक हैं। मिसाल के तौर पे अरमगान भी जो थे उनको एक इशारा करते हैं, उनके वालिद वहाँ पे खड़े हुए वो कब्र अदालत में जो है वो बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं। इसी तरह आज अनमोल के केस में भी हमने देखा कि अनमोल जब आई तो जब तक वो मीडिया सामने नज़र नहीं आया था तो वो खामोश थी, अनमोल जो है वो तरीके से आ रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मीडिया को देखा, उन्होंने चीखो पुकार मचा दी, उन्होंने शोर मचा दिया, उन्होंने बार बार बयानात बदले और उन्होंने इस तरह प्रिटेंड किया जैसे कि वो मजलूम हैं और उन्होंने एक तौर पे जो है अपना कार्ड खेलने की कोशिश की कि वो मजलूम हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो एक औरत हैं, उनको जो है उनका चेहरा ढांप दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें की गई। ये वही चीज़ें हैं जो हमने अरमगान केस में भी देखी कि कई जगह पे वो मजलूम बनने की कोशिश करते हैं और आज तक वो कोशिश कर रहे हैं। अगर हम प्रोसिक्यूशन की बात करें तो प्रोसिक्यूशन में भी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी गैर मामूली कि जनाब आपने अरमगान के केस को देखने के बाद अब आपने अनमोल के केस में प्रोसिक्यूशन ने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें तब्दील कर ली हों। मैं आपको बस इसकी मिसाल ये दे देता हूँ कि मीडिया वाली जो आपने बात की कि मीडिया हाइप था तो लोग देखते हैं और तो पुलिस भी हरकत में आती है। 12/5 को यानी इस महीने की 12 तारीख को जब वो पेश हुई थी तो उसका जो जजमेंट ऑर्डर था जो कि रिटर्न में मौजूद है उसके अंदर ये कहते हैं, ये अनमोल ये कहती हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म का पुलिस का दबाव नहीं है और किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो यहाँ पर आई हैं और उनकी जो चाल ढाल और जिस शान बेनियाजी से वो आई, लग रहा था कि वो रैंप पे वॉक कर रही हैं, वो सब ने देख लिया। लेकिन आज जब वो आई तो वो मुसलसल शोर मचाती रहीं, मुसलसल मुख्तलिफ लोगों को क्रिटिसाइज़ करती रहीं, मुसलसल इदारों पे इल्ज़ामात आयद करती रहीं। खुसूसी तौर पे सिंध पुलिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आयद किए कि पुलिस मुझ पर मनचाहे मुकदमात बना रही है और वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं था, मुझे तो फंसाया जा रहा है। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड जो पेश किया सिंध पुलिस की जानिब से तफ्तीशी अफसरान ने, उसमें इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था ना सिर्फ ये, इनके सगे भाई, इनके सौतेले भाई, इनके ख़ानदान के दीगर लोग साल 2021 से संगीन नोयत के जराइम में मुलविस थे। इसकी अब एक सादा सी मिसाल ये ले लें कि आज ही उनको जिन मुकदमात में पेश किया गया है उनमें 16 तादाद है और उसमें से 2 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें कत्ल का है और एक मंशियात का ऐसा मुकदमा है जिसमें इनको
6 दिन का और 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है, जबकि 14 केसेस में उनको अदालती तहवील में जेल भेजा गया है। लेकिन वो एक ड्रामा या एक ऐसी चीज़ जो हमने अरमगान के केस में थोड़ी देखी थी, वो हमें यहाँ पे हुई, और उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के नजर आई अनमोल के केस में कि उन्होंने कमरे अदालत में भी शोर मचाया, कमरे अदालत में भी वो चीखो पुकार करती रहीं। उनको 5-5 खवातीन पुलिस एहलकार थी, वो संभाल नहीं पा रही थी, वो सबको धक्के दे रही थी। राहदारी जो अदालतों की राहदारी है उसमें उन्होंने धक्के दे के पुलिस वालों को और दीगर लोगों को ना मीडिया को काम करने दिया, बल्कि मीडिया के जो ट्राइपॉड थे वो तक गिर गए। तो एक सिमिलरिटी भी है, और उसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन को चीजें समझनी चाहिए उस पर प्रोसिक्यूशन को भी बहुत काम ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट फारूक आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि मैं भी ये एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है। पिछले साल अरमगान था, इस साल अनमोल है। कराची हैज अ ड्रग प्रॉब्लम, और वहां पे हमें प्रॉब्लम नजर ये आती है कि जो वहां के बच्चों के मुस्तकबिल है उससे मुतालिक हम खाली जुबानी बातचीत तो देखते हैं, प्रोसिक्यूशन इस केस को उस तरीके से आगे मंतकी अंजाम तक लेकर नहीं जाती है कि औरों के लिए जो है एक मिसाल बने। नजीर, मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहती हूं कि ये जो पिंकी का केस है अरमगान, कुछ हमने सिमिलैरिटीज बताई। अरमगान इस वक्त किधर है? क्या वो जो केस है उसकी कानूनी तौर पे भी कितनी पेशियां हुई हैं? नेक्स्ट हियरिंग कब है? तफ्तीश वहां पे कहां तक पहुंची है? देखिए, अरमगान का जो केस है, पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया था कि उसको भी एक मिसाली केस बनाया जाएगा, और बदकिस्मती से जो अरमगान केस में जो एहसन जुल्फकार जो डीएसपी थे, जो जख्मी हुए थे, तकरीबन 1 साल तक वो ज़ेर इलाज रहे, और आखिर उसी जख्मी हालत में जो अस्पताल में दौरान इलाज वो शहीद हो गए, जिनको शहीद का दर्जा भी दिया गया। जो अरमगान का केस है, जिस तरीके से उसको तेजी से जिस तरह वो चल रहा था, लेकिन अचानक से वो एक जगह पर जाकर इस तरह रुक गया जब FIA की जानिब से उस पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के केसेस जो थे वो चलाए गए। सबसे पहले तो हमने बहुत ज्यादा तेजी देखी कि FIA की जानिब से उसकी 4 गाड़ियों को बरामद किया गया, जिसमें 2 गाड़ियां उसके घर से, फिर 1 गाड़ी मलीर से और एक शायद हैदराबाद से गालिबन बरामद की गई। वो 4 गाड़ियों अभी भी FIA साइबर क्राइम का दफ्तर है, जो अब NCCI के दफ्तर हो चुके हैं, वहां पर आपको मिलेंगी। तो 20-22 करोड़ मालियत की ये गाड़ियां हैं। लेकिन अरमगान का केस ऐसा लगता है जैसे उसको फुल स्टॉप लगा दिया गया है, ना ही उसकी अब अदालत में कोई पेशी सामने आती है, ना ही उसके ऊपर ऐसा लगता है उस दिलचस्पी से काम किया जा रहा है। उसके ऊपर AD शाहिद नाम का FIA का अफसर था, जिनकी जानिब से जब उस पर काम शुरू किया गया था तो उसी वक्त हमें अंदाजा हो गया था कि केस जो है उसको एक ब्रेक सी लग गई है, और अरमगान जिसको कटेरे तक ले जाने का दावा किया गया था, क्योंकि उसने सिर्फ मुल्क के जो गैर मुल्की लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने अपने ही एक दोस्त को पहले कत्ल किया, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया। तो ये अरमगान की सूरत हाल है। इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसी पेशरफ सामने नहीं आई कि जिस पर कहा जा सके कि दोबारा से चलना शुरू कर दी। ठीक है फारूक, अभी यहाँ पे जो केस है पिंकी का, इसमें आगे मुतवक्के तौर पे क्या क्या मराहिल है? अभी तो हमने देखा कि कुछ तफ्तीश हुई है, लेकिन अभी क्या मजीद तफ्तीश होनी है? और कोई सियासी कनेक्शन भी है? बिकॉज पहला ख्याल तो ये जाता है कि इसे सियासी सरपरस्ती या लोकल सरपरस्ती के बगैर हो नहीं सकता इस तरह का कोई काम। अच्छा, जो हम सियासी सरपरस्ती की बात करते हैं तो हमारी ये जो 15-16 साल की कोर्ट रिपोर्टिंग है उसके अंदर मैं एक बात समझा हूँ कि करप्ट लोग हर जगह मौजूद होते हैं, और उन करप्ट लोगों का एक नेक्सस बन जाता है या इनका एक जाल बन जाता है जिसके तहत वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये पुलिस और प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि उसको तोड़ें, उसको ब्रेक करें और काम करें। रूमर्स पे भी बहुत सारी चीज़ें फैलाई जाती हैं, और उसका जो बुनियादी मसला है वो ये है कि हम लोग सिस्टम से मायूस हुए हैं। जैसे मैं अभी आपकी बात करूं कि इस वक्त जहाँ पे केस है अनमोल उर्फ पिंकी का, उसी जगह पे इस वक्त 1.25 साल गुजरने के बावजूद अरमगान का केस पहुंचा हुआ है। साल 2019 की जो FIR हैं अनमोल उर्फ पिंकी की, वो आज तक जो है उनको आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। साल 2021 की जो FIR हैं, इसी आपको मैं बताऊं, अनमोल उर्फ पिंकी में अभी तक किसी केस के अंदर भी पुलिस का चालान नहीं आया। अभी पेशरफ्त रिपोर्ट आना शुरू होंगी। अच्छा, ये जो माजी के जो मुकदमात हैं, जैसे कि 4 मुकदमे मैंने बात की पहले, जिनके ऊपर आज उसमें से 2 मुकदमात में जो है उनको जिस्मानी रिमांड पर एक तो SIU के हवाले किया गया है, दूसरा गिजरी पुलिस के हवाले किया गया है। इन दोनों मुकदमात में भी पुलिस अपना मुकम्मल चालान जो है वो पेश करने में नाकाम रही है। हत्ता कि वो इन 3-4 सालों में मफरूर मुल्जिमा को जिसका नाम हर इन्वेस्टिगेशन में, हत्ता कि अरमगान की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें भी हमारी सोर्सेज
कहती हैं कि उसमें भी जो है वो पिंकी का नाम शामिल था, कि पिंकी भी एक जो है वो ड्रग्स का जो रैकेट है वो चलाती है और वो भी यहाँ पे सप्लायर है। तहम उस हवाले से तवज्जो का जो मसला है, जो एक मुस्तकिल मिजाजी होती है, वो नज़र नहीं आती है। अभी जो आगे प्रोसेस हैं उसमें अभी चालान आना बाकी है, फिर फर्द जुर्म बाकी है, फिर फर्द जुर्म के बाद गवाहान के पेश होने का सिलसिला बाकी है, और उसके बाद जो है वो चीज़ें शुरू होंगी कि जब गवाहान पेश होंगे तो उसके बाद फिर आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद सजा होगी। तो हम ये एक लंबा प्रोसेस ज़रूर लगता है, लेकिन अगर पुलिस सॉलिड वर्क करे, पुलिस और प्रोसिक्यूशन मिलके वो चीज़ें जो है वो नज़रअंदाज ना करें, जैसे कि हम मुख्तलिफ केसेस में कर देते हैं तो वो जो है मुल्ज़मान रिहा हो जाते हैं, तो इस केस का भी वही अंजाम होगा जो अरमगान का हुआ, जो उज़ैर बलोच का हुआ, जो या किसी और बड़े केसेस के हमने देखे हैं। तो ये एक रवैया है जो हर केस के साथ है, या वो नाअहली है या वो लापरवाही है, जो हम हर मुकदमे के साथ करते हैं वही इस मुकदमे के साथ भी है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि अरमगान के केस में 1.25 साल हो गया है, आप मुकम्मल चालान पेश करने में नाकाम रहे हैं, आपको अदालतों में केसेस मुंतकिल होते रहे हैं, और जो वकील सफाई होते हैं वो हमेशा ज़्यादा तगड़े होते हैं, तो वो अपने असर व रसूख और जो क्योंकि उनके दलाइल भी ज़्यादा पैसों के होते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, तो वो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हम अनमोल के केस में देख रहे हैं तो वहाँ पे भी यही कोशिश की जा रही थी आज कि मेडिकल ग्राउंड ले लें या दीगर जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये बोला जाए कि ये खातून हैं, इनको आप रिमांड पे ना दें, आप इनको जेल भेज दें, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। यही केस हमने अरमगान में देखा, यही हम उज़ैर बलूच में देख रहे थे और आज यही अनमोल में देख रहे हैं। फारूकी, जो आप कह रहे हैं कि 1.25 साल तक चालान ही पेश नहीं हुआ, मैंने इसलिए इस केस को हम दोबारा मंजर आम पे लेके आए अरमगान वाले, ताकि हम लोगों को समझा सके और जरा कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाएं कि जब मीडिया रिपोर्ट करता है तो फिर उसके बाद आगे होता क्या है। 1.25 साल बाद आज भी उस केस का आप कह रहे चालान पेश हुए नजीशा, लेकिन ये केस पे थोड़ी सी और डेवलपमेंट ये है कि ये बैनो सूबाई इसका एक एंगल है, जो पंजाब के अंदर भी जो कहा जा रहा है कि वहां पर भी ताने बाने थे, तो अभी इसका दायराकार मजीद बढ़ेगा, और ये तो फिर 2 पुलिस फोर्सेज और 2 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की इंटरनल कोऑपरेशन का भी इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड एंगल है। देखिए मारिया, इसके अंदर बढ़ेगा नहीं बल्कि बढ़ाया जा चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के जितने अहम शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर तमाम की जो पुलिस है, स्पेशली पंजाब और कराची पुलिस इस वक्त ऑन बोर्ड आ चुकी है, आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा रही है। जो सिंध के जितने मुकदमे वो पंजाब के पास अपडेट होकर चले गए और पंजाब के सिंध के जानिब मांगे गए थे, तो जिस तरह 3 से 4 मुकदमात लाहौर में पिंकी और इसके भाइयों और दीगर के खिलाफ थे, मजमूई तौर पर जो इसके खिलाफ जिसमें नामजद मुलजिम आए तो तकरीबन 20 के करीब ऐसे मुकदमात हैं, जबकि मुतअद्दिद ऐसे मुकदमात हैं जिसके अंदर इसका नाम शामिल नहीं है लेकिन ये एसोसिएट्स में शामिल है। तो उसमें भी जब अगर प्रोसिक्यूशन की जाए तो इसका नाम चालान में डलवाया जा सकता है और केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो ये मामला ये बैनुल सूबाई जो शुरू में जो नजर आ रहा था कि शायद ये कोकेन का काम बैठकर करती है और सिर्फ कराची या लाहौर की मार्केट को ग्रैब किया हुआ है, तो वो दावा थोड़ा सा कम साबित हुआ। ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा ये काम करती थी। जब AR1 न्यूज ने सिर्फ एक नेग्लिजेंस की खबर ब्रेक की, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग AR1 न्यूज की थी जब हमने पिंकी की गिरफ्तारी की खबर नशर की। फारूक शमी की पहले मैं एक बात है उसको सेकंड करूंगा कि अरमगान की जब गिरफ्तारी हुई थी तो AR1 न्यूज की जानिब से ये खबर चलाई गई थी कि स्पेशल ब्रांच ने एक डाटा मुरतब किया था मंशियात के सप्लायर्स का, उनको पूरे शहर में फैलाने वाले नेटवर्क, तो उसमें अनमोल उर्फ पिंकी का जिक्र था और उसकी तस्वीर भी थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आज तक जो स्पेशल ब्रांच या जो मुतल्लिक़ इदारे उनके पास जो पिंकी की तस्वीर थी वो गलत थी। जो वो एक और पिंकी नाम की खातून थी जिसने सोशल मीडिया पे क्लेम भी किया कि बार बार उसकी तस्वीर चला दी जाती है। इस पिंकी को इससे पहले भी कई मरतबा वांटेड में दिखाया गया, लेकिन बाकायदा गिरफ्तार ये तकरीबन 15 साल बाद हुई है। ये इसका सबसे बड़ा जो इसकी लेबोरेटरी थी वो कराची में थी और दूसरी लाहौर में थी। प्रॉपर इसने इस तरह के केमिकल्स रखे हुए थे जिसमें लेटोगेन, केटामाइन, मैथ और एफेड्रिन, इन तमाम अज्जा को मिलाकर
ये 300 ग्राम कोकेन को 1000 ग्राम तक ले जाती थी। और जो कोकेन मार्केट में 8 से 10,000 रुपए ग्राम मिलती है, तो वो 25,000 व्हाइट और 40-45,000 गोल्डन की 1 ग्राम जो है ये हेरोइन फरोख्त करती थी। इसने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। इसने पुलिस को इस तरीके से नवाजा है कि किसी को बंगले दिए, किसी को करोड़ों रुपए दिए, किसी को लाखों दिए। इसका ये भी इल्जाम है कि इंसदाद मंशियात के खिलाफ काम करने वाले एक इदारे के पुलिस अफसर को कभी 30 लाख, कभी 40 लाख, कभी 50 लाख वो पैसे मांगता रहता, ये देती रहती, क्योंकि वो इसके भाई को एक दफा उठा चुका था। वो ब्लैकमेल करता था, पैसे नहीं दोगी तो मैं इसे गिरफ्तार कर लूंगा। तो 1,05,00,000 रुपए तो उसने उस एहलकार, उस महकमे के ऊपर इल्जामात लगाए। इसी तरह कराची के जो महकमे हैं उनमें चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या स्पेशलाइज्ड यूनिट हो या दीगर इदारे हो, इसी तरह पंजाब पुलिस के ऊपर भी इल्जामात आयद किए गए कि 3-3 महीने रखकर अनबिलीवेबल। और इसको नजीर फारूक, मुझे सेगमेंट सिर्फ इसका जो एक अकाउंट सामने आया है वो 500 पेजेस पर, सिर्फ इसका एक अकाउंट अभी तक सामने आया है, वो 500 पेजेस पर है, जिसके अंदर जो है तकरीबन 3 करोड़ रुपए की इसकी ये जो ट्रांजैक्शन सामने आई। तो आप सोचिए इसके कितने अकाउंट्स होंगे। नज़ीर, मुझे तो लग रहा है कि किसी फिल्म का स्क्रिप्ट है, ये किसी फिल्म का स्क्रिप्ट है। इसके ऊपर कोई हॉलीवुड या पाकिस्तान में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप दोनों इस केस पे नजर रखिए। मजीद हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लगता नहीं है कि अभी इसकी जो तहकीकात है उसमें कोई तातुल फिलहाल आने वाला है, लेकिन आपके सामने अरमगान का केस मौजूद है। 1.25 साल से चालान पेश नहीं हुआ। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी दौरा चीन, जरा उसका जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। और अब जिक्र करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन की। ये दौरा 2 मरतबा मुलतवी होने के बाद बिलाखिर हो ही गया। अमेरिकी सदर ट्रंप इससे काफी खुश नजर आए, इसको कामयाब दौरा करार दिया। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। We made great deals, we did great trade deals, we have great relationships, and a lot of things have happened and you'll be hearing about them. But that was a tremendous success. I think it really was a historic moment. क्या अहम 5 टेक अवेज हैं अमरीकी सदर के इस दौरे की? इसको हमने देखा कि अमरीकी जरीदे इंडिपेंडेंट ने कुछ डायसेक्ट किया है। क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट जी? तवक्को की जा रही थी कि जी ताइवान का मामला दौरे पर हावी होगा। ये भी था कि दौरे में तिजारत और ईरान की जंग अहम मौजू हो गए, मगर चीन पहुंचते ही ताइवान सबसे बड़ा मसला बन गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने ताइवान के मामले को गलत अंदाज में संभाला तो दोनों ताकतें तसादम की तरफ जा सकती हैं। ट्रंप ने बीजिंग में इस मौजू पर खामोशी इख्तियार की, ताहम वापसी पर कहा कि वो ताइवान को मुजव्वजा इस्लाह फरोख्त के फैसले पर दोबारा गौर कर सकते हैं और इस वक्त दूर दराज जंग नहीं जानते। ईरान और आलमी तवानाई के बहरान पर गुफ्तगू भी हुई। दोनों रहनुमाओं ने ईरान में जारी तनाज़े और आलमी तवानाई बहरान पर बात करते हुए जो आगे डिटेल्स थी उसमें ट्रंप के मुताबिक चीन ईरान की एटमी ताकत बनने के खिलाफ है और आबनाए हुर्मुज़ खोलने की जरूरत से मुत्तफिक है। उन्होंने कहा कि चीन को मशरिक़ वुस्ता के बहरान के हल में ज्यादा फाल किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि चीन की मईशत तेल और गैस की दरामदात पर इन्हिसार करती है। चीन ने ऐलान किया कि दोनों ममालिक ने ताल्लुकात के लिए स्ट्रेटेजिक इस्तेकाम का नया विजन भी तय किया, जिसका मकसद ताउन बढ़ाना और इख्तलाफात को टकराव में बदलने से रोकना है। माहिरीन के मुताबिक इकदाम कशीदगी कम करने की कोशिश है। तजारती मुआहदों के दावे तो हुए हैं मगर इसमें तफसीलात गायब है। ट्रंप अपने साथ अमरीकी कंपनियों के बड़े सरबराहान ले गए और दावा किया कि चीन बड़ी तजारती डील्स करने वाला है, जिनमें बोइंग तैयारों की मुमकिना खरीदारी भी शामिल है। ताहम दौरे के इख्तिताम तक कोई बड़ा मुआहदा बाज़ाब्ता तौर पर सामने नहीं आया और मजीद तफसीलात का इंतजार भी है। दौरे के दौरान ट्रंप ने बार बार शी जिनपिंग की तारीफ की और उन्हें अजीम रहनुमा और दोस्त करार दिया। चीनी सदर ने लामती तौर पर व्हाइट हाउस के लिए गुलाब के बीज भेजने का वादा किया, जिससे ताल्लुकात बेहतर बनाने की सफारती कोशिश समझा जा सकता है। इस मौके पर जो चीनी सदर है उन्होंने एक अहम सवाल उठाया और वो कहा कि जो थसिडिटीज ट्रैप है, क्या इससे अमेरिका और चीन एक दूसरे को ताउन करके बचा सकते हैं? जरा सुनिए। 应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。世界走到新的十字路口，中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱？ ये थसिडिटीज ट्रैप क्या है, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं आपको।
वक्ती इस्लाह में ये क्यों इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने? ये जो थर्सिटीज जो ट्रैप है, ये खारजा पॉलिसी की बहस में एक मारूफ इस्तेलाह है और इस नजरिए के मुताबिक जब कोई उभरती हुई ताकत किसी कायम ताकत को पीछे छोड़ने लगती है तो अक्सर नतीजा जंग की सूरत में निकलता है। ये इस्तेलाह कदीम यूनानी मौरख थर्सिटीज की किताब हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर से ली गई है, जिसमें उन्होंने लिखा था एथेंस के उरूज और उससे स्पार्टा में पैदा होने वाला खौफ ही जंग का सबब बना। इसी मिसाल को आज के दौर में यूं समझा जाता है जैसे कदीम जमाने में एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जंग हुई, वैसे ही चाइना के रूट से अमेरिका में खदशात पैदा हो रहे हैं जो मुमकिना तसादुम का बायस बन सकते हैं। और अमेरिकी वजीर खारजा मार्क रूबियो ने भी कहा कि अगर एक ताकत का अरूज है या जवाल है, इसका मतलब नहीं कि दूसरी ताकत के एक्सपेंस पर यह होगा। सुनिए। Has a plan. I mean, they clearly view themselves. They believe they will be the world's most powerful country. They'll surpass the United States, and they have a plan to do it. And they're executing on that plan. And I don't blame them. If I were the Chinese government, I'd have the same plan. We, on the other hand, don't view it that way, and we don't want to see anything. We're not trying to constrain China, but their rise cannot come at our expense. Their rise cannot come at our fall. So there's an area where we're just going to have a difference of opinion. इस हवाले से अमरीकी मीडिया क्या लिख रहा है आपको बताते हैं कि टाइम्स ने इस पूरे दौरे को किस तरीके से डायसेक्ट किया है। अमरीकी अखबार टाइम के आर्टिकल के मुताबिक ट्रंप का चीन दौरा इस बात को उजागर करता है कि आलमी ताकत का तवाज़न मशरक की तरफ मुंतकिल हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचे तो उनका इस्तकबाल अमरीकी झंडे, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के सरबराहान के साथ हुआ, लेकिन जल्द ही वाज़ेह हो गया कि चीन में उन्हें सख्त सिफारती माहौल का सामना करना पड़ेगा। बंद कमरे में होने वाली इब्तदाई मुलाकातों में चीनी सदर शी जिनपिंग ने ताइवान को इस दौरे का सबसे अहम और हसास मौजू करार देते हुए खबरदार किया इसके मामले पर दोनों ताकतें टकरा भी सकती हैं या तनाज़े में दाखिल हो सकती हैं। ये सूरत हाल इसलिए भी काबिल तवज्जो थी क्योंकि ट्रंप माजी में मामूली तनकीद पर भी सख्त रद्द-ए-अमल देते रहे हैं, लेकिन बीजिंग में वो गैर मामूली तौर पर मोहतात नजर आए। जब सहाफियों ने ताइवान के बारे में सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, चीन बहुत खूबसूरत है। इस मंजर ने आलमी ताकत के बदलते तवाज़ुन की झलक दिखाई। चीन को अंदरूनी मुआशी मुश्किलात का सामना जरूर है, लेकिन इसके बावजूद उसने हैरान कुन मुआशी इस्तेहकाम दिखाया है। गुज़िश्ता साल चीन ने $1.2 ट्रिलियन का रिकॉर्ड तिजारती सरप्लस हासिल किया और ग्रीन टेक्नोलॉजी मसनूआत की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। ईरान जंग के तनाजुर में भी चीन ने खुद को एक मुमकिन सालिस के तौर पर पेश किया। ट्रंप के मुताबिक शी जिनपिंग ने ईरान को फौजी साजो सामान फराहम न करने और कशीदगी कम करने में मदद की पेशकश की है, जबकि चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। चीन को ईरान में असर रसूख हासिल है क्योंकि वो ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है, लेकिन इस असर की भी हुदूद है। इसके बावजूद आलमी जनूब के ममालिक में अमरीका के साथ मुतासिर होने से चीन की सॉफ्ट पावर में फायदा हुआ। बीजिंग में होने वाली मुलाकातों में ट्रंप का रवैया गैर मामूली तौर पर नरम था। उन्होंने अमरीका के जवाल से मुतालिक शी जिनपिंग के बयान को 100% दुरुस्त करार दिया और उन्होंने ऐसा शख्स करार दिया जिसका वो बहुत एहतराम करते हैं। दौरे के दौरान चीन ने 200 बोइंग तैयारे खरीदने और अरबों डॉलर की ज़री मसनूआत लेने का इंदिया तो दिया है, ताहम माजी के तजर्बात की रोशनी में इन वादों पर शकूक व शुबहात भी मौजूद है। प्रोग्राम के हिस्से में सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब रहे हैं, सफ़ीर रह चुके हैं और जो यूनिक डिस्टिंक्शन उनको इसलिए हमने प्रोग्राम में भी मदू आज किया है कि वो चीन और अमरीका दोनों में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ट्रंप का दौरा चीन, जिस तरह से उन्होंने चीनी सदर के साथ गुफ्तगू की, उनकी बॉडी लैंग्वेज और वहां पर सरप्राइजिंगली ताइवान का मामला जो है उसने ओवर पावर कर दिया है एजेंडे को, कैसे देखते हैं इसे आप? सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही जामे तजिया और तबसरा किया है और तमाम हक़ाइक़ सामने पेश कर दिए हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर इसका खुलासा किया जाए तो 3 मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू हुई। बुनियादी तौर पर वो महवर थे, पहला ताइवान, दूसरी तजारत और तीसरा ईरान का मसला, यानी ईरान के साथ जो अमेरिका की जंग हो रही है। और दूसरे जो है, पहले ही आप बता चुकी हैं किस तरीके से ईरान जो चीन है वो इस मरतबा जो है अमेरिका के मद्दे मुकाबल के तौर पर उभरा है। और ख़ास तौर से जो है आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें दोनों सदूर की, और उसके अलावा जो जिस किस्म के खदशे का सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने इजहार किया है उसको भी आप नज़र में रखें। तो ये खदशा अमेरिका में हमेशा से पाया जाता था। इस मरतबा ऑप्टिक्स ने उसे साबित किया कि चीन न सिर्फ जो है उनके साथ मुसाबकत कर रहा है, बल्कि ये है कि इतनी इस्तेदाद उसने पैदा कर दी है, ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी में और दूसरे बहुत सारे शोबों में, कि वो आगे बढ़ सकता है। और एक जो है ताइवान के सिलसिले में उन्होंने अमेरिका को तंबीह की है कि वो इस सिलसिले में अपनी पॉलिसी में सख्त मोहतात रहें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा कि आपने खुद कहा था कि उनके दरमियान तसादम हो सकता है।
अभी हाल ही में, मतलब गुज़श्ता बरस की बात है, गुज़श्ता माली साल की बात है कि अमेरिका ने तकरीबन $11 बिलियन ताइवान के आर्म्स एंड आर्मामेंट्स के लिए मुख्तस किए थे। तो वो भी एक किस्म का जो है इनकी वजह इख्तलाफ है इनके दरमियान। वो समझते हैं कि, और फिर ये है कि लेकिन सदर ट्रंप ने बड़ी मोहतात पॉलिसी इख्तियार की है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ताइवान की खुद मुख्तारी के या उनकी इंडिपेंडेंस के हक में है, तो उन्होंने पहलू तो ही की और कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से चीन की जीत हुई। अमेरिका ने भी जो है डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया और बिला वजह किसी तसादुम की तरफ पूरी सूरत हाल को नहीं धकेला। जहां तक तिजारत का ताल्लुक है तो एक तवाजुन कायम हुआ। यानी पहले जो है आपको पता है कि सदर ट्रंप ने प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए थे चीन के ऊपर और सबसे ज्यादा लगाए थे, लेकिन चीन ने न सिर्फ वो सारे का सारा हमला जज्ब किया बल्कि सदर ट्रंप खुद मुसीबत का शिकार हो गए। मुल्क के अंदर उनकी अदालतों ने उनके टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दे दिया और उन्हें जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम करार दिया। तो अब उन्हें बल्कि रीपेमेंट्स रीइंबर्समेंट्स करनी पड़ रही हैं। तो चीन इस वक्त भी इस मामले में बरतत था और उसके बाद जो चीजें सदर ट्रंप ने जिक्र की वो बीफ था या सोयाबीन से या उसके बाद जो कोई 150 के करीब उन्होंने बोइंग मांगे थे, चीन ने कह दिया कि हम 200 बोइंग खरीदने के लिए तैयार हैं, विच इज a drop in the bucket for China because उनकी जो है सिविल एविएशन बहुत ही डेवलप्ड है। और इसी तरीके से ये भी उन्होंने बताया किस तरीके से सदर ट्रंप ने कि उन्हें क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए और चिप्स या सेमी कंडक्टर्स, उनका चीन के ऊपर इन्हिसार बरकरार है। और आखिर जो है उसमें भी जो सफारतकारी हुई मिसाल ईरान के मामले में, तो सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया है, बार बार ये कहा है कि उन्होंने चीन से कहा है कि वो ईरान को टेक्नोलॉजी न दे, लेकिन इस किस्म का कोई वादा चीन ने नहीं किया। वो बड़े मुबहम और मुहतात अल्फाज है। लेकिन ईरान के हवाले से सरदार साहब दोनों का जो पर्सपेक्टिव है वो सेम है, दोनों के स्ट्रेटेजिक गोल्स सेम है। ईरान एटमी ताकत न बने ये चीन भी समझता है, अमेरिका भी समझता है। आपना हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, चीन भी समझता है, ये अमेरिका भी समझता है। इसको जरा हमें समझाइए। तो दोनों जो ग्लोबल ताकतें हैं, चाहे वो एक जवाल पजीर हो एक तरक्की याफ्ता, तो इस इशू पे दोनों का अग्रीमेंट है। मैं थोड़ा सा ये एक जो है वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ कहूंगा कि अमेरिका को जवाल पजीर न कहा जाए। अभी भी जो है उसमें खासतौर से जो उसके टेक्नोलॉजी के एतबार से उनकी जामियात जो है, उसके अलावा जो है उनकी इंडस्ट्री है, उनकी ज़राअत है, ये सारे शोबे बहुत मजबूत हैं और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। तो ये जो आपने इस्तेलाहात इस्तेमाल की थी इब्तदाई में वो ज्यादा बेहतर हैं कि एक उभरती हुई क़ुव्वत और एक कायम शुदा क़ुव्वत जो है उनके दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए। दूसरी ये मैं बताऊं कि जहां तक ईरान की जौहरी तवानाई का ताल्लुक है, माफ कीजिएगा इनरिचमेंट जो है यूरेनियम की इनरिचमेंट का ताल्लुक है, या कि जी ईरान को एक जौहरी ताकत नहीं बनना चाहिए, तो ये सूरत हाल तो 2015 में थी जब ईरान न्यूक्लियर डील तय पाई थी। उसमें चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, फिर सर फहरिस्त यानी यूनाइटेड स्टेट्स था, इन्होंने तय कर लिया था कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा और उसके लिए एक लाहे अमल तय कर लिया था। तो इसमें तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि चीन अमेरिका की इस बात से इत्तफाक करता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। जो अमेरिका इस मुआहदे से पीछे हटा था और ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल है कि 28 फरवरी को आपने हुर्मुज़ खुली थी, अमेरिका ने हमला किया, वो बंद हो गई, अब उसे खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से 2015 में एक मुआहदा मौजूद था जिसके तहत ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हासिल करने थे और अब दोबारा से कोशिश की जा रही है जब अमेरिका ने उस मुआहदे से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो लेकिन इसमें ये मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ इजाफी पहलू भी हैं। एक पहलू ये है कि किस तरीके से चीन मदद कर सकता है। चीन, आपको याद होगा कि मार्च के आखिर में जब हमारे नायब वज़ीर आज़म मिसाक डार साहब चीन गए थे तो हमने 5 नुकाती एलामिया जारी किया था। ठीक है। और उसमें 2 नुकात बहुत अहम थे, एक डायलॉग एंड डिप्लोमेसी जिसका किसी न किसी तरीके से आगाज हो चुका है, लेकिन एक ये था फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। तो उसमें ये देखा जाए तो अगर हम दोबारा जो है जौहरी प्रोग्राम की तरफ लौटें तो ईरान
कि ईरान के इस प्रोग्राम के सिलसिले में चीन जो है बहुत अपने असर रसूख का इस्तेमाल कर सकता है। सही, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही दिया कि चीन को जो किरदार अदा करे इससे बढ़ के करना। मुझे प्रोग्राम के सेगमेंट को समेटना है, ब्रेक पे जाएंगे। जब वापस आएंगे तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस पाकिस्तान में एक बड़ा साइजेबल चंक ऐसे लोगों का है जो सोच रहा है कि अब हमें हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ कन्वर्ट करना होगा। इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेट्रोल की कीमतें दिन भर बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तानी अवाम किसी न किसी तरीके से ऑल्टरनेट तरीकों की तरफ राग़िब हो रही है। इससे पहले जब हमने देखा कि बिजली कीमतें बढ़ी तो फिर ऑल्टरनेट सोलर लोगों ने अपने तय पे लगाया और आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा बिजली का जो बोझ है वो सोलर के सार्फिन ने उठा भी रखा है। ऐसे ही जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो लोगों की गाड़ियां चलाने के, गाड़ियां खरीदने के, किस किस्म की गाड़ी वो प्रेफर करते हैं, इस ट्रेंड में भी तब्दीली नजर आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान इस वक्त बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों और आलमी गैर-यकीनी सूरत हाल की वजह से दबाव में है, जिसकी वजह से सफर और ट्रांसपोर्ट के खर्चात लोगों और कारोबार दोनों के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव घरेलू बजट, रोजाना के सफर और गाड़ी रखने के खर्चात पर बराह रास्त असर डाल रहा है। इस सूरत हाल ने यह भी वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान का दरामदी पेट्रोल पर ज्यादा इन्हिसार है, जिससे मईशत बैरूनी झटकों से मुतासिर होती है। इसीलिए अब ऐसे सफरी हल की जरूरत बढ़ रही है जो ज्यादा सस्ते और पायदार हों। इसी दौरान न्यू एनर्जी व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां पाकिस्तान में तेजी से तवज्जो हासिल कर रही हैं। ये सिर्फ माहौल के लिए बेहतर नहीं बल्कि खर्च के लिहाज से भी फायदेमंद है। पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले में इन गाड़ियों को चलाने और इनकी देखभाल पर कम खर्च आता है, इसलिए अब लोग गाड़ियां खरीदते वक्त सिर्फ कीमत नहीं बल्कि इसके मजमूई खर्चे को भी देख रहे हैं। ताहम इन गाड़ियों का फैलाव सिर्फ अवामी दिलचस्पी से मुमकिन नहीं होगा। चार्जिंग स्टेशन, आसान फाइनेंसिंग, अवामी आगही, मुकामी तैयारी और मुस्तकिल पॉलिसी जैसे अवामिल बहुत अहम है ताकि पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ सके। आने वाली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2026-2030 के तहत अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि कौन सी पॉलिसियां सरमायाकारी बढ़ा सकती हैं, मुकामी पैदावार को फरोग दे सकती हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आम लोगों के लिए ज्यादा सस्ता बना सकती हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। दानिश खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, नायब सदर हैं सेल्स एंड स्ट्रैटेजी BYD। बहुत शुक्रिया दानिश साहब, वेरी टाइमली हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं बिकॉज सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूं अब वो भी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे हैं। कुछ लोग उसको खरीदने के प्रोसेस में है और फ्रैंकली मुझे लगता है कि हम जैसे लोग, मैं भी अब इसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे मुंतकिल होना चाहूंगी। लेकिन थोड़ा इसको जरा डायसेक्ट करते हैं। ये बताइए कि ये ट्रेंड क्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या हमारी तरह और भी लोग सोच रहे हैं, क्या बड़े पैमाने पर अब सोच में तब्दीली आ रही है कि जी अब रिवायती फ्यूल के तरीकों पर चलने वाली गाड़ियों से हट के दूसरे ऑल्टरनेट सोर्स पे जाना? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। जी आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त जो फ्यूल प्राइसेस का जो हाल है जो हमने पिछले 1-2 महीने में देखा है उसकी वजह से जो आम लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, न्यू एनर्जी व्हीकल्स जिसमें प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आती हैं। और हमने भी अपने BYD स्टोर्स पे ये देखा है कि तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं। तो इतना लेवल ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है और उसकी वजह ये है कि आई थिंक साथ साथ जो कंज्यूमर है वो भी इन्फॉर्म्ड भी है और हर किसी के लिए वो जो बिज़नेस केस एक होता था ना कि हम खर्चा करेंगे और हम अगर ट्रांजिशन करते हैं एक फॉसिल फ्यूल की गाड़ी से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तो अब जो उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो गई है जब से ये फ्यूल प्राइसेस और इंक्रीज़ हुई हैं। सही। एक तो आपने कहा कि लोगों की इंक्वायरीज बढ़ रही हैं, वो इसके बारे में ज्यादा सवाल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। एक है लोगों की ख्वाहिश, दूसरा उसमें मार्केट कैपेसिटी। लोग खरीदना चाहते हैं, क्या मार्केट के अंदर इसको यकीनी बनाया जा रहा है कि ऐसी गाड़ियों की सप्लाई उतनी हो। फिर इसके अलावा इसको अभी इंप्लीमेंट करने में आप स्केलेबिलिटी को कैसे देखते हैं, कितना वक्त लगेगा और क्या इसमें रुकावटें क्या हैं, आसानियां क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है? देखिए आपने सही कहा, जहाँ तक लोगों की इन्फॉर्मेशन की बात है वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये डिसीजंस भी ले रहे हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारी गाड़ी है तकरीबन 7-7.5 मिलियन की उसकी प्राइस है, तो वो एक SUV कैटेगरी में आती है। तो ये बिल्कुल कंपेरेबल हो गई है जो इस वक्त फॉसिल फ्यूल की गाड़ियाँ होती हैं। कुछ केसेस में तो ये उससे भी सस्ती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक अफोर्डेबिलिटी जो है वो थोड़ी बेहतर हुई है।
फॉर एग्जांपल जिस तरह BYD ने कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह के इंट्रोड्यूस कराएं। उसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा, एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो एक रेंज एंग्जाइटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छी चीज़ ये है उस पर कि कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे हमारी एक सिस्टर कंसर्न है हबको ग्रीन, उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि वो पाकिस्तान भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, और हमारी ये कोशिश है कि कराची से पेशावर तक हर 200 किलोमीटर के ऊपर हम एक चार्जर लगा दें, ताकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हो। दूसरी एक चीज़ जो कि लोगों का क्वेश्चन आता है वो आता है अबाउट द रिलायबिलिटी, और उस रिलायबिलिटी के लिए आप एड्रेस ऐसे करते हैं, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, आपको लोगों को कन्विंस करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको ये बताना होता है जब आप ये गाड़ी पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको उसके लिए सारी सर्विसेज भी मुहैया होंगी। तो हमने उसका एक तरीका ये निकाला कि हमने पहले अपने ही BYD ने अपने ही स्टोर सेटअप करे हैं, और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, और अब उस नेटवर्क को भी हम बढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा जो एक लोगों का एक क्वेश्चन आता है वो आता है अबाउट कि ये इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी। तो रीसेल के लिए अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझ सकें कि जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें एक बड़ा चंक जो है वो उसकी बैटरी का होता है, और जो BYD की जो गाड़ियां हैं, चूँकि BYD एक प्रीडोमिनेटली एक बैटरी मैन्युफैक्चरर था पहले, तो वो जो वर्टिकल इंटीग्रेशन से जो उनको फ़ायदा होता है, वो बैटरी की प्राइसेस भी सस्ती हैं, इस वजह से वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइसेस सस्ती हैं, और जो इसकी जो सेफ्टी और यूजेबिलिटी और एफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा है कि हम BYD ये क्लेम करता है कि तकरीबन 1.2 मिलियन किलोमीटर्स तक ये गाड़ी चलेगी, जब जाके इस बैटरी की एफिशिएंसी 80% तक आएगी। तो इन वजूहात के बिना पर जो लोगों के एक सवालात होते हैं अबाउट इनेबलमेंट, तो ये उन चीज़ों को एड्रेस करता है। सही। अच्छा, ये जो आप सारी बातें बता रहे हैं ना, देखें जब लोग अपने तहत तो ये सब रिसर्च भी कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज के तहत इस पे कन्वर्ट करने की कोशिश भी कर, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी के सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और इसमें क्या सिफारिशात हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, खास तौर पे कि भाई अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरफ जाना है तो गवर्नमेंट को जो अपनी पॉलिसी भी तरतीब देनी है उसमें क्या होना चाहिए? देखें, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया अबाउट द पॉलिसी, क्योंकि देखें जब हम पॉलिसी की बात करते हैं ना तो दो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। एक है पॉलिसी की लॉन्जेविटी और एक है उसकी कंसिस्टेंसी, ताकि जिस तरह BYD आया है, हम अभी एक $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक लोकल असेंबली का प्लांट भी लगा रहे हैं। तो अगर पॉलिसी कंसिस्टेंट होंगी और लॉन्ग टर्म होगी तो इस तरह आपके इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे और ये नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएंगे। उसके साथ साथ जो आपको एक ज़रूरत है, देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऐसे रखने हैं, इंसेंटिव्स ऐसे रखने हैं, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो लोग इसमें फिर कन्वर्ट कर सकें। तो आपके ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस शुड बी कंपेरेबल, ताकि जो लोकल मार्केट में जो ऑप्शंस हैं आप उनसे कम्पीट कर सकें। और उसके साथ साथ आपको ये ज़रूरत है कि इस वक्त चूँकि थोड़ा सा एक टाइम होता है कि आप यहाँ पे लोकल असेंबली सेटअप करेंगे, लोकलाइजेशन करेंगे, तो आपको गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी होंगी। तो वो जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस का सपोर्ट है आपको वो कुछ अरसे तक के लिए, वो जो कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेड व्हीकल्स होते हैं नए, उनको भी आपको चाहिए होगा। और आप उसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आप CBO इंपोर्ट्स को खोलते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप उसको टाई इन कर सकते हैं CKD जो लोकल असेंबली है उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ, ताकि ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ आके यहाँ पे गाड़ियाँ इंपोर्ट करते रहें और डंप करते रहें। उसके अलावा जो एक चीज़ जिसकी बहुत ज़रूरत है वो है कि एक आपके पास पॉलिसीज़ हों जो कि लोगों को फाइनेंस करने में सपोर्ट कर सकें। हमने एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सोलर का भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अपटेक हुआ, क्योंकि वो इस तरह की ग्रीन फाइनेंसिंग पॉलिसीज़ अवेलेबल थी जिसमें अट्रैक्टिव रेट्स पे लोग फाइनेंस करके वो सोलर घर पे अपनी दुकानों पर, अपने बिजनेस पे लगा सकते थे। इसी तरीके से अगर न्यू एनर्जी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आपको अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाए तो इसका भी अपटेक बढ़ जाएगा। और हमें ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि
पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर यूज़ कार्स की हम इंपोर्ट ऐसी खोल दें कि उसमें पुरानी गाड़ियाँ, लेस एफिशिएंट गाड़ियाँ आना शुरू कर दें, तो ना सिर्फ आपका वो जो इंपोर्ट बिल है जिसको हम कर्टेल करने की बात करते हैं, बट जो आपके एमिशंस के टारगेट हैं वो भी नहीं रीच हो पाएंगे अगर ये पुरानी गाड़ियाँ इस तरह आ जाएंगी तो। सो दीज आर द काइंड ऑफ सपोर्ट जो हम जब गवर्नमेंट से बात करते हैं तो हम इस तरह के सपोर्ट की बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट भी इन्हीं लाइंस पे सोच रही है। एक पॉलिसी अभी आई थी, न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पिछले साल, और अब जो नई पॉलिसी ऑटो पॉलिसी आने वाली है, तो हम भी चाहते हैं कि उसमें वो कुछ सपोर्ट जो उन्होंने दिया था वो भी कंटिन्यू हो जाए, और ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये फर्दर हमें उसमें हासिल हो सकें। बहुत शुक्रिया। दानिश खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, नायब सदर सेल्स एंड स्ट्रैटेजी BYD। पाकिस्तान में हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ लोगों के रुझान जो बढ़ रहा है, उस हवाले से हुकूमत को किस किस्म की पॉलिसीज तरतीब देनी चाहिए, कुछ सिफारिशात पेश करे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।